गुड मॉर्निंग। आज आज आप लोगों को हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, यानी फिजिक्स 12th क्लास है, 3rd चैप्टर विद्युत धारा में ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ये 10th क्लास में आप लोग छोटी क्लासों से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इसमें भी पढ़ने के लिए आप लोगों के सिलेबस में है, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, है ना, कि ओम का नियम क्या होता है, उसका गणितीय व्यंजक क्या होता है, सूत्र में प्रतिरोध और कई टर्म आएंगे, उन सबको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इससे क्वेश्चन बड़े कंपटीशन भी बनते हैं। यानी इस चैप्टर का ये सबसे मेन टॉपिक होता है। इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक यही होता है ओम्स लॉ, और उस फार्मूला से बहुत क्वेश्चन बनते हैं जो कि बड़े कंपटीशन में काम आएंगे, हर कंपटीशन में काम आएंगे, नीट जेईई किसी की भी बात करो तो, ठीक है ना। तो ओम का नियम, लेकिन ओम का नियम का डेरिवेशन पढ़ने के लिए उसके पहले का आपको पूरा टर्म आना चाहिए। ओम के नियम का डेरिवेशन पढ़ने के लिए उसके पहले के पूरे टर्म आपको आने चाहिए। और वो टर्म कौन कौन से हैं, पीछे लेक्चर में हमने सब कुछ बताया है, यहाँ फिर से लिखे जरूर दे रहे हैं। I=NAVDE एक फार्मूला होता है, I=NAVDE फार्मूला होता है, J=NVDE फार्मूला होता है, ठीक है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होता है EV टाउ ml, एक ये होता है VD यही EE टाउ m, ये भी फार्मूला होता है। ये सब की ज़रूरत पड़ेगी जब हम ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, तो ये फार्मूला आपसे आने चाहिए। और ये सब फार्मूला को यदि आप प्रूफ के साथ जानना चाहते हैं तो पीछे के आपको लेक्चर को देखना होगा, ठीक है ना। और ये सब हम प्रूफ करके बताए हैं, आज इनका यूज करेंगे ओम्स लॉ के डिराइवेशन में। और यदि आप किसी को ये लगता है कि सर ये कैसे आया है, तो ये सब पीछे वीडियो में आप देख सकते हो, 1 by 1 ये सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है सुनिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब यहाँ पर लंबाई और उसके विकृत से है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो भौतिक अवस्था का मतलब है लंबाई और विकृत से, मतलब भौतिक अवस्था का मतलब है ताप और विकृत से। क्या? ताप और विकृत। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, मीन्स चालक के ताप में परिवर्तन ना हो और उसमें कोई विकृत ना हो। विकृत ना हो मीन्स लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल ये परिवर्तित ना हो, ये है भौतिक अवस्था का मतलब है विकृत और ताप से यहाँ लेना है, ठीक है ना। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप और विकृत में कोई परिवर्तन ना हो, ताप में और विकृत, ताप में कोई परिवर्तन ना हो और ना तो विकृतय हो, तो ऐसी स्थिति में इस चालक के सिरों के बीच, ये चालक है, इसके सिरों के बीच में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं भी, है ना। भी अप्लाई करेंगे, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, I। तो इस चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो वोल्टेज या विभवांतर है और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ज़्यादा धारा होगी तो विभवांतर ज़्यादा होगा, या ज़्यादा विभवांतर तो धारा, है ना। वोल्टेज लगाने पर उत्पन्न धारा या धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, I। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक लेना पड़ेगा R, और वो नियतांक R को प्रतिरोध भी कहा जाता है। हमने आप लोगों से कई बार बताया है कि जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई एक नियतांक लिया जाता है, और यदि वो नियतांक किसी नाम से रहता है तो फिक्स है कि उसमें वही लिखना पड़ेगा। और जब नियतांक का कोई नाम नहीं होता है तो कुछ भी लिख दिया जाता है, कुछ भी लिख दिया जाता है। यदि उसका कोई नाम ना हो तो, और यदि वो किसी नाम से आता है तो फिक्स है कि वही लिखना पड़ेगा। जैसे भी प्रोपोर्शनल आई है तो यहाँ जो नियतांक लेते हैं वो प्रतिरोध के नाम से आया है, इसलिए R ही लिखना पड़ेगा। और यदि प्रतिरोध ना होता तो कुछ भी लिख देते, के लिख देते, ए लिख देते, X Y Z कुछ भी, ठीक है ना। तो जब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए केवल नियतांक लगाया जाता है तो कुछ भी लिख दो, और जब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए लिया गया नियतांक कुछ स्पेशल नाम से होता है तो फिक्स रहता है कि इसमें यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या कहा हमने, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था सामान्यतः ताप और विकृत में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात ये। ठीक है ना। तो यही से हम लिखते हैं, देखिएगा क्या लिखेंगे। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था उसमें ताप व विकृत, ठीक है ना, ये किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप विकृत में लंबाई में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात यदि विभवांतर V पर प्रवाहित धारा I है तो V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसका एक चित्र बनाते हैं, जैसे ये V हो गया, ये हो गया I, तब V और I के बीच यदि ग्राफ बनाएंगे तो ये आएगा, V I के बीच ये ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये ओम के नियम में I V ग्राफ, ओम नियम में I V ग्राफ ये होगा, I V ग्राफ या V I ग्राफ जो कहिए, ठीक है ना। तो इसलिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तभी ये हो सकता है ना। यदि धारा प्रवाहित करने पर ताप बढ़ घट रहा है तो ओम का नियम नहीं लागू होगा। धारा प्रवाहित करने पर यदि चालक की लंबाई बढ़ घट रही तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। यानी ओम का नियम तभी लागू हो सकता है जब चालक का ताप नियत हो और उसमें कोई विकृत ना हो, ठीक है ना। ओम के नियम के लागू होने की यही शर्तें है कि चालक का ताप नियत होना चाहिए और चालक में कोई विकृत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। लिखे भी दे रहे हैं बल्कि ओम के नियम के लिए शर्त। ओम के नियम की शर्त या सीमाएं जो भी कहिए, ओम के नियम की शर्त या सीमाएं। तो नंबर 1 है कि चालक का ताप नियत होना चाहिए, चालक का ताप नियत होना चाहिए। और दूसरा, चालक में कोई विकृत नहीं होनी चाहिए, चालक में कोई विकृत नहीं होनी चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें फॉलो हो रही तभी ओम का नियम होगा। यदि चालक का ताप बदल रहा है, चालक में विकृत उत्पन्न हो रही है तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, है ना। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए लागू होता है। कुछ किताबों में लिखा है ओम का नियम धातु चालकों के लिए लागू होता है और किसी में ना लिखा हो,
है ना। केमिस्ट्री मिस्ट्री में कहते हैं विद्युत अपघट्ट पर भी लागू होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फिजिक्स में तो यही है कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए लागू होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इस ओम के नियम को डिराइव करेंगे, ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन करने के लिए ये आपको आना चाहिए। यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताए हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन व्युत्पन्न। तो यहाँ देखना, ये एक हम चालक ले लेते हैं, एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है L, एक चालक है, इसकी लंबाई क्या है L है, ठीक। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है A, और इसमें अप्लाई वोल्टेज क्या है V, धन ऋण। ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, किस वेग से चलेंगे, VD वेग से। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो कौन सी है, ये I है, ठीक है ना। ये धन, ये इसका धन यहाँ लिख दिए, जरूरी नहीं है, यहाँ ऋण है तो ये धन है तो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बनाया हमने, एक कोई चालक लिया है। वैसे हम चाहें तो इसके लिए ये फार्मूला पढ़ चुके हैं तो हम ना लिखें, पर आप लोगों को बता दें कि पहले ओम के नियम को लाने के लिए ये फार्मूला ही लाना पड़ेगा और उस फार्मूला के आगे फिर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे हम ये शार्ट में इस फार्मूला को भी लाए दे रहे हैं, वैसे बता तो दिए कि आपको ये पता हो चुका है, ठीक है ना। क्या क्या कहा हमने, सुनिएगा एक बार रफ में सब समझ डालिए हैं। यदि हम मान लेते हैं एक चालक है, उसकी लंबाई क्या है L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है A है, उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है N है, और उनका अनुगमन वेग क्या है VD है, आवेश उसमें क्या है E है। तो ये फार्मूला हो चुका है, VD बराबर EV टाउ अपान ml, ये हो चुका है, होगा ही। फिर है पहला सूत्र, I बराबर होता है NAVDE, और ये VD का ये मान यहाँ रख देते हैं, ये VD का यहाँ, तो I बराबर NA EV टाउ E अपान ml, तो I बराबर NA स्क्वायर V टाउ अपान ml, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, ml को इधर भेज देते हैं, ml अपान NA स्क्वायर को इधर टाउ तक, ml NA स्क्वायर टाउ इधर, तो उधर V अपान I, ठीक है। I को उधर भेज दिया, सबको इधर ला दिया। अब सुनो, एक ये चालक है, क्या है चालक, तो इस चालक की जो लंबाई होगी वो फिक्स रहेगी। क्यों, एक चालक की लंबाई क्या रहेगी, अलग अलग चालक के लिए अलग अलग हो सकता है, पर किसी एक चालक की बात करें तो उसकी लंबाई फिक्स रहेगी। आप कहोगे शायद धारा प्रवाहित करने पर लंबाई यदि बढ़ जाए तो, अरे लंबाई जब बढ़ जाएगी तो ओम का नियम है तो लागू नहीं होगा। ओम के नियम लागू होने के लिए बोला है कि विकृत नहीं होनी चाहिए, यानी ये चालक की लंबाई यदि L है तो L होनी चाहिए, बढ़े घटे ना। इसका मतलब हुआ कि L का मान नियत, क्षेत्रफल नियत, तो L नियत A नियत। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है ना, होगा कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होगा, एक ही होगा, है ना। तो ये यम का मान भी सबका समान हो गया, यानी फिक्स हो गया। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी एक ही रहेगा। ये तो है नहीं कि चांदी में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसका आवेश अलग होगा, सोने में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका आवेश अलग होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश समान होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ई भी फिक्स हो गया। यन क्या है, यन एक पदार्थ कोई है, एक किसी एक पदार्थ के लिए यन का मान भी फिक्स होगा। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होगी एक पदार्थ के लिए। टाउ क्या है, एक इंड से दूसरे इंड तक इलेक्ट्रॉन को जाने का टाइम। अब यदि ये इंड जितना बराबर है दूरी पर है तो ये दूरी फिक्स है तो टाउ भी समान ही रहेगा।
ताप को बढ़ाएंगे तो टाउ में परिवर्तन हो सकता है, पर ताप में परिवर्तन होने नहीं चाहिए ओम के नियम में, जो लागू होगा तभी। तो कुल मिला के यम एल एन ए स्क्वायर टाउ ये सब का सब नियत राशि है, सब का सब क्या है, नियत राशि है। तो यहाँ लिख देते हैं नियतांक बराबर v बटे आई। इस नियतांक को लिख देते हैं r, जहाँ r क्या है, नियतांक है, r क्या है, नियतांक है, जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये लिखना पड़ेगा। अब इसी को हम चित्र बना दिए 60, ये तो 60 में हमने प्रूव कर दिया। अब ये है कि परीक्षा में लिखना है कैसे होगा, तो वो तरीका से लिखना पड़ेगा। तो हम लिख के दिखाई दे रहे हैं, देखिए जो जैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में जब आ जाता है तो उसको डिराइव करने के लिए आपको तरीके से लिखना होगा, आंसर भर नहीं चाहिए। आंसर की ज़रूरत सिर्फ नीट और जेईई में आता है। और आपको पहले बोर्ड एग्जाम में आपको यदि आपको नंबर उसमें भी चाहिए है ना, तो कैसे लिखना पड़ेगा वो भी जानना ज़रूरी है। यहाँ हमने एक चित्र बनाया था, ये देख लो, ये विभवांतर v प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, vd वेग से चल रहे हैं, लंबाई l है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं, मान लिया किसी चालक की लंबाई l व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर v बटे L। इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर EV अपान L तथा गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma, समीकरण 1-2 से ma बराबर EV अपान L, तो A बराबर EV अपान mL। ये ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम अनुगमन वेग पहले लाए दे रहे हैं। वैसे आप डायरेक्ट कह देंगे हम जानते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। अब मान लिया इलेक्ट्रॉन विराम से चलकर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लिया इलेक्ट्रॉन विराम से चलना प्रारंभ करते हैं तथा श्रांतिकाल यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, श्रांतिकाल। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विराम से चलना प्रारंभ करते हैं तथा श्रांतिकाल में प्राप्त वेग अर्थात
अनुगमन वेग VD है। श्रांतिकाल जो होता है वो टाउ होता है, श्रांतिकाल जो है वो टाउ। तो V बराबर U प्लस AT से VD बराबर U प्लस A टाउ, तो VD बराबर 0 प्लस A टाउ, तो VD बराबर A टाउ। और ये का मान यहाँ रख दो, देखना ये रहा A का मान, इस A के मान को यहाँ रखो रखो रखो, तो VD बराबर EV टाउ अपान ml। ये रहा अनुगमन वेग का सूत्र, ये देखो हमने कहा था पहले, तो EV टाउ अपान ml क्या आ गया, अनुगमन वेग का सूत्र आ गया। ठीक है, अब ये श्रांतिकाल शब्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय, श्रांतिकाल, श्रांतिकाल टाउ होता है। तो उस श्रांतिकाल में प्राप्त वेग जो है वही अनुगमन वेग है। तो V बराबर, इससे V की जगह VD, U की जगह है U, विराम अवस्था में 0, टाउ टाइम है तो टाउ लिख दिया। ये अनुगमन वेग का सूत्र मिल गया। अब हम ये सूत्र जानते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में एक संबंध होता है ना। तो देखिए किंतु विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I बराबर NA/VDE। और ये VD का मान रख दो, वो VD का मान रखो यहाँ, तो NA/VD का मान EV टाउ अपान ml, और ये E, तो क्या हो गया NA² V टाउ अपान ml I बराबर। अब क्या करें, अब VI को एक तरफ कर लेते हैं, VI को एक तरफ, तो ये ml अपान NA² टाउ इक्वल टू V अपान I। ठीक है, यानी V अपान I इक्वल टू V अपान I इक्वल टू, ये पूरा पद नियतांक है। क्या है ये, नियतांक। तो V बटे I बराबर R, जहाँ R बराबर ml अपान NA² टाउ नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। ठीक है, ये ml अपान NA² टाउ नियतांक कैसे हमने बता दिया। ये सब का सब किसी एक चालक के लिए फिक्स रहेगा, एक चालक के लिए सब फिक्स रहेगा। क्यों, यम और ई तो फिक्स रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश है, बदल नहीं सकता। यल चालक की लंबाई नहीं बदलेगी, बदलेगी तो ओम का नियम नहीं लागू होगा। ए क्षेत्रफल बदलेगा तो ओम का नियम नहीं लागू होगा। और एक चालक यदि कोई है किसी पदार्थ का, तो यन का मान फिक्स होगा। और टाउ चालक की लंबाई नहीं बदल रही है, ताप नहीं बदल रहा है, तो किसी एक चालक के लिए टाउ भी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो ये सब नियतांक है, उस नियतांक को R कह दिया। R इस चालक का प्रतिरोध होता है, यही ओम का नियम है। ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ये ओम का नियम को याद रखना। ठीक है, ओम का नियम, ये V बराबर RI ओम का नियम है, V प्रोपोर्शनल I ओम का नियम है, R इक्वल टू V अपान I ओम का नियम है, I बराबर V बटे R। इनमें से कोई भी लाइन लिख दिया जाए, ये सब ओम के नियम है। चाहे V प्रोपोर्शनल I लिखो, चाहे V इक्वल टू RI लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, सब ओम के नियम है ना। स्टार्ट यहाँ से हुआ है। ठीक है ना। अब एक बात आप लोगों को और बता दें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, वो ये है, देखना क्या, जैसे हमने ये बताया कि ये V है, ये क्या है, I है, और इसके बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो ये हो जाता है।
मान लीजिए हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, इसको ले लेते हैं आई, इसको ले लेते हैं भी, इसको ले लिया जाए क्या, थीटा। ठीक है, समझने का प्रयास करना। तो ये वास्तव ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार, ये क्या है, लंब। ये लाइन इस कोण के लिए लंब होगी, ये क्या होगा, आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा, tan लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो लंब यहाँ पर क्या है, आई है, और आधार क्या है, आर है। तो आई बटे आर बराबर tan थीटा होगा कि नहीं, सॉरी आई बटे भी बराबर, आई बटे भी बराबर tan थीटा। तो यदि भी बटे आई लिख दें तो भी बटे आई बराबर ये क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब भी बटे आई बराबर क्या होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू cot थीटा। यदि कोई ये कह दे, यदि ये कह दे कि r बराबर cot थीटा ओम का नियम है और r प्रतिरोध है, क्या कहा हमने, r बराबर cot थीटा कोई लिख दे और कह दे ओम का नियम है, तो कहना गलत ना होगा कि होगा, आई बटे भी tan, लंब बटे आधार tan, और आई बटे भी tan है तो भी बटे आई काट हो जाएगा। और जब भी बटे आई काट हो जाएगा और भी बटे आई आर होता है उनके नियम, तो आर इक्वल टू cot थीटा। बात ये भी है, ये भी बता दें, यदि कोई इसको आई मान ले, इसको भी मान ले, तो ये भी बटे आई, यानी ये आर इक्वल टू tan थीटा भी हो सकता है। यदि हम इसको आई और भी बदल दें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण कितना आए होगा, 45। समझ लो थीटा बराबर क्या होगा, 45। तभी तो tan 45 और cot 45 बराबर है ना होते हैं। तो ये भी समझ लो। तो r बराबर cot थीटा लिखे तो भी ओम का नियम है, r बराबर tan थीटा लिखे तो भी ओम का नियम है। ये एक दूसरे के समानुपाती है, तो ये बीचे में जाएगी। ठीक है ना, ये थैंक यू।